प्रणाम माँ। बस बेटा, मेरा राजू कितना बड़ा हो गया। मेरे छोटे से राजू को कहाँ छोड़ा है? माँ मैं तो हमेशा से आपके पास हूँ, न जाने आप मुझे क्यों इतनी दूर छोड़ाई। अच्छा इनसे मिलो, यह मिस्टर अजय सिन्हा। वेलकम सर। तुम्हारे पिताजी के दोस्त। सारा कारोबार इन्होंने ही संभाल रखा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ये हमारे फार्म हाउस और शुगर फैक्ट्री के पार्टनर भी हैं। ये समझ लो कि सारा काम ये करते हैं हाँ। और फल हमें मिलता है। और इनसे मिलो, ये है इनकी बेटी। हाय। अभी अभी शांति निकेतन से पढ़ के आई है। मेरे घर में ही पली बड़ी है। अभी मैं बीमार पड़ी थी तो इस बेचारी ने मेरी बहुत सेवा की। भाभी, इसे तो मैंने आप ही के लिए रखा है, ये समझ लीजिए ये आप ही की बेटी है। नमस्ते मालिक। नमस्ते राजू बेटा, ये सब अपने ही आदमी हैं। तुम्हें देखने के लिए इनकी आंखें तरस गई थी। आओ आओ अंदर आओ, चलो। हाँ, आइए मालिक, आइए। विजया जी, आपने पढ़ाई के लिए शांति निकेतन ही क्यों चुना? क्योंकि बचपन से ही संगीत, कला, इन सब से लगाव रहा। और शांति निकेतन से बढ़कर ये दोनों मुझे कहाँ मिलते। अच्छा राजू जी, एक बात पूछूं? 15 साल कोई छोटे मोटे साल नहीं होते। और 15 साल लंदन में रहने के बाद अचानक आपने यहाँ आने का फैसला क्यों किया? ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं लंदन से सीधा अपने देश वापस आ जाऊंगा, अपने घर, अपनी माँ के पास। अब आप ही बताइए, जिस पेड़ की जड़ें यहाँ हो वो भला इतनी दूर हरा भरा कैसे रह सकता है? आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, पापा, आप इतने सारे अपनों को पाकर मैं भी शांति निकेतन भूल सी गई हूँ। यानी कि अब आपका एमए करने का इरादा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो मैं करती हूँ। वैसे मैं राजू बेटा, नाश्ता कर लो बेटे। हाँ, चलो। चलिए राजू जी, मैं आपको गांव की सैर कराती हूँ। चलिए। पुराना मंदिर लगता है ना? तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे पुरखों का पुराना मंदिर है। जब से नया मंदिर बना तब से यहाँ आना बंद कर दिया। ये मेरे पुरखों का मंदिर है? जी हाँ, ये आपके और हमारे पुरखों का मंदिर है। मुझे भी इस मंदिर को देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था कि मैं पहले कभी यहाँ आया हूँ। आप भी ना मजाक करते हैं। नहीं विजया जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उस मंदिर को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद पहले कभी मैं... अरे ये क्या? एक गाड़ी को क्या हो गया? हाँ?
अरे तुम लोग लौट कैसे आए? माँ वो गाड़ी खराब हो गई थी। और विजय के माथे पे ये चोट ये कैसे लगी? आंटी जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मगर राजू बाल बाल बच गए। राजू ये विजय क्या कह रही है? अरे माँ, इन लड़कियों को छोटी मोटी बातें भी हजम नहीं होती। माँ दरअसल क्या हुआ कि जब हम जा रहे थे, अचानक एक सांप कहीं से आके हमारे बोनेट पे गिरा। उस सांप को देखते ही ये बेहोश हो गई। बस इसे मामूली से चोट आई और कुछ नहीं। बेटा मजाक में भी ऐसी बात मत करना। तुम नहीं जानते कितनी मन्नतों के बाद हमने तुम्हें पाया है और अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें अपनी नजरों से दूर विदेश में रखा ताकि तुम पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। बस हमें तो तुम्हारी खुशियां चाहिए, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, तुम्हारा खानदान बढ़े, तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओह कम ऑन मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मुंशी जी अजय जी को बोली कि गाड़ी बाहर निकाले, इन दोनों को एक साथ लेके जाएं। वो देखो बेटे, जहाँ दूर दूर तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, वो सब तुम्हारे खेत है। वो फैक्ट्री, वो शुगर फैक्ट्री सब तुम्हारी है और हमें कई सालों से गन्ने की फसल के लिए अवार्ड तक मिला है। वो देखिए सामने, हाँ वो देखो, हाँ वो भी है ना। सब पिछले 2 साल से हमारे प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है। पिछले साल बारिश नहीं हुई और इस साल फसल को कीड़े खा गए। अंकल ये सब आपके एहसान है, और वैसे भी अंकल आपने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि इन सब को चुकाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन बेटे मैं चाहता हूँ अब तुम आ गए हो, सारा काम तुम खुद संभालो और मुझे थोड़ा छुटकारा दो। इस झमेले में प्लीज मुझे मत डालिए, या आप ही संभालिए। चलिए मुंशी जी। एक मिनट मुंशी जी, देखो बैंक से सारे रुपए आ गए। मैं चाहता हूँ कि वो सब रुपए तुम वर्करों में बांट दो, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। आइए। हाँ चलिए। आज जाकर खंडहर को देखा, कितना अजीब लगा। एक अनजाना सा खिंचाव सा लगा जैसे इस जगह से मेरा कोई गहरा संबंध है। कब मेरे कदम मुझे वहां खींच लाए पता ही नहीं चला। यूं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पायलों की इतनी साफ आवाज मैंने सुनी जैसे कोई मेरे साथ चल रहा था। शायद ये मेरा वहम ही है, पर वो आवाज किसकी थी जिसकी धुन मेरे कानों में अब तक गूंज रही है? कुछ भी हो, इस आवाज का राज पता ही करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं उस खंडहर में जाता रहूंगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते 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 आंटी जी। जीती रहो बेटी। क्यों भाई, कहाँ जाने की तैयारी है? हम शहर जा रहे थे, सोचा राजू को भी साथ ले जाए। कहाँ है राजू? वो नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम आप लोगों का पहले से ही तय था, तभी तो राजू भी तैयार है। तुम हमारे साथ चल रहे हो ना? नहीं अंकल, दरअसल क्या है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम इनके साथ नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? माँ दरअसल क्या है कि मुझे एक जरूरी काम है, प्लीज।
एक कहानी फिर आई, एक याद पुरानी भूली बिसरी। क्या देख रहे हो? ये गाना तुम गा रही थी? हाँ, पहचाना मुझे? नहीं। इस जगह को पहचानते हो? हाँ, मैं यहाँ कल ही आया था। मैं कल की बात नहीं कर रही, हम बरसों पहले यहाँ खेला करते थे। हम दोनों? हाँ, मैं और तुम। हम यहाँ नाचते थे, खेलते थे, गाते थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कल से पहले यहाँ कभी आया ही नहीं। मैं जानती थी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, मगर तुम ऐसे तो नहीं थे। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। इधर आओ, कुछ दिखाती हूँ। देखो इस मंदिर को। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं पहले यहाँ कभी... ये तो वही सांप है जो मेरे सपनों में रोज आता है, लेकिन वो तो मर गया था और ये जिंदा है। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? याद करने की कोशिश करो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया। कुछ याद आया? नहीं। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब तुम मुझे रोता हुआ छोड़ के एक अजनबी दुनिया में चले गए थे। तुम्हारे लिए तो सब नया था, पर मेरे पास बस यही एक जगह थी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त था, पर तुम नहीं थे। मेरा वक्त वहीं का वहीं थम गया। धीरे धीरे मैं तुम्हें सब याद दिलाऊंगी। अब कब मिलोगे? तुम्हारा नाम क्या है? रजनी। कहाँ रहती हो तुम? आओ बताती हूँ, इधर आओ ना। उस पहाड़ के पीछे गांव है। गांव के पास एक नदी बहती है। नदी के पास एक मंदिर है। बस उस मंदिर के पास ही मेरा घर है। मगर तुम यहीं आना। हाँ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। अच्छा? राजू, बेटा तू सोया नहीं? नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माँ, एक बात बताएंगी आप? आप उन पुराने खंडहरों के बारे में क्या कुछ जानती हैं? क्यों? न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उन खंडहरों के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। तू वहाँ गया था क्या? हाँ माँ, बस घूमते घूमते चला गया था। देख, आगे से वहाँ मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है बेटा। माँ, लेकिन मुझे कुछ कुछ तो याद है। बचपन में मैं वहाँ जाया करता था। तुझसे किसने कहा? मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। देख, हर बात के सवालों पर जवाब नहीं दिया करते। मगर क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। सो जा बेटे। लगता है उस खंडहर में मेरे बीते हुए कल की कोई कहानी है। वो लड़की भी तो यही कह रही थी, लेकिन माँ न जाने क्यों मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ भी हो, उस लड़की को बार बार मिलने को जी चाहता है। ठीक है, हो जाएगा। सरकार, नजराना कबूल कीजिए। थैंक यू मुंशी जी, थैंक यू। अच्छा मुंशी जी, एक बात बताइए, आप रहते कहाँ? मैं अपने घर में रहता हूँ। जो सामने की पहाड़ी है ना, हाँ। वो पहाड़ी के पीछे गांव है ना, हाँ। उसके बाद में जो नदी है ना, हाँ। और वो नदी के पास में एक छोटा सा मंदिर भी है। हाँ, वो मंदिर की गली के बाजू में ना, जो शीशा टूटा हुआ रूम है ना, घर घर वो हाँ। मेरा है। अच्छा, तो आप वहाँ रहते हैं, तब तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों को जानते होंगे। हाँ, सबको जानता हूँ। तो आप उसको जानते होंगे ना, उसको जो वहाँ रहती है? हाँ, जानता हूँ, मगर कौन रहती है? अरे वही जो आपके गांव में सबसे ज्यादा खूब। फिर कभी मेरे सामने रहती है, वो कौन रहती है? फिर कभी कौन? अरे सरकार रुकिए, सरकार रुकिए। क्या बात है मुंशी? अरे आपकी फिर वाली बात में आज की बात बोलना भूल गया।
अरे आपको शामली ने ना शादी की दावत दी है। दावत? कैसी दावत मुंशी? अरे कल मेरे मरने का दिन है ना, यानी कि मेरी शादी की सालगिरह है। कम ऑन मुंशी जी, ऐसी बातें नहीं करते हैं। कब आपकी सालगिरह है? अरे कल है, मगर मेरी शादी की सालगिरह पे आओगे ना तो मेरी शादी का शुभ मुहूर्त हो जाएगा। आप आएंगे तो? ठीक है मुंशी, मैं जरूर आऊंगा। गिरना नहीं, हाँ, संभल के। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? हाँ, लेकिन मैं जानती थी कि तुम आज मुंशी जी के यहाँ जरूर आओगे। अरे छोड़ो, मुंशी के यहाँ कौन आता है। मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आ गया था। यही जगह बताया था ना, वो मंदिर के पास। हाँ, लेकिन मुंशी के यहाँ तो पूरा गांव जमा है, फिर तुम क्यों नहीं आई? बिन बुलाए मैं कैसे आती? वैसे भी हम गरीब अनाथों को कौन पूछता है? अनाथ? मतलब तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं और तुम्हारी यादें, बस। खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आओ। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। अरे वाह, खीर! तुम्हें कैसे पता मुझे खीर पसंद है? तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, मैं सब जानती हूँ। ये कोई एक दिन का रिश्ता थोड़ी है, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्म का रिश्ता? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं है ना मेरे बारे में? उस दिन भी तुम यही बात कही थी और आज दूसरी बार भी। माँ से पूछा तो माँ बात टाल गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। क्या देख रही हो इस तरह? तुम नहीं जानते, मैं इस तरह तुम्हारे साथ बैठने के लिए तरस गई थी। ऐसा लगता है कि तुम मुझे सदियों के बाद मिले हो। अब मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। रात ढलती नहीं, रात ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, मेरा दिल कब तुझे याद करता नहीं। आहे भरने से जी मेरा भरता नहीं,
किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। दिल मजबूर इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। मैं तेरी हो गई, मैंने वादा किया। माँ अभी तक सोई नहीं? आधी आधी रात को जिसका बेटा घर से बाहर है वो माँ कैसे सो सकती है? सॉरी माँ, देर हो गई। राजू, तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमारे यहाँ दुश्मनों की कमी नहीं है। पता नहीं कौन कब कहाँ घात लगाए बैठा हो। राजू, अब तुम कब समझोगे बेटा? माँ वो दोस्त मिल गए तो बातों बातों में बस। 4 दिन हुए हैं तुम्हें विदेश से लौटे। ऐसे भी कौन से दोस्त मिल गए जिसके साथ तुम रात के 1-1 बजे तक बाहर थे? नहीं माँ, आप उसे नहीं जानती। इस छोटी सी जगह में ऐसा कौन है जिसे हम नहीं जानते? खैर छोड़िए ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जनार्दन, खाना लगा दो। विजया का हाथ आपने राजू के लिए मांगकर आपने बहुत अच्छा किया भाभी। मेरे सर से सारा बोझ हल्का कर दिया। और आप तो जानती हो भाभी, बिन माँ की बच्ची पर बाप की कितनी जिम्मेदारी होती है। बिन माँ की कैसे हुई? मैं हूँ ना उसकी माँ। बस एक बार आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन के आ जाए, मेरे घर की सब जिम्मेदारियां संभाल ले, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। विजया के साथ साथ मैं तो सारी प्रॉपर्टी राजू को सौंप देना चाहता हूँ। आप तो जानती हो भाभी, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, आपके कहने पर ही मुझे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी पड़ी। लेकिन मैंने उस वक्त भी कागज पर यही लिख के दिया था कि तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद ये तमाम प्रॉपर्टी का वारिस राजू ही रहेगा। हाँ, मुंशी जी कुछ बता तो रहे थे कि फाइल में कुछ कागज या तो दब गए हैं या खो गए हैं, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राजू अभी तक आया क्यों नहीं। चलिए भाभी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपना हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। बरसों इंतजार की आग में जलने के बाद तुम मुझे मिले हो, और अगर किसी ने मेरी खुशियां लूटने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कौन है जो तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश कर रहा है? तुम नहीं जानते, तुम्हारे इंतजार में मैंने ये सालों कैसे मर मर के जिए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि एक दिन तुम मुझे मिलोगे, हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। और जब भगवान ने मेरी सुन ली तो ये न जाने कौन आ गई मेरी खुशियां लूटने। देखो, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। मुझे तो ख्याल है सिर्फ मेरी माँ का। अगर कहीं मैंने इनकार कर दिया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? और मैं, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं रजनी, नहीं। इस रिश्ते को ना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम तुम्हारा रिश्ता विजया से तय कर चुके हैं। मेरी जिंदगी का फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर कर दिया माँ। आज तक हमारे खानदान के सभी फैसले बुजुर्ग करते आए हैं। क्या हमारा तुम्हारे ऊपर इतना भी अधिकार नहीं? अधिकार है माँ, लेकिन कुछ फैसले सोच समझ कर किए जाते हैं। हमने भी ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है कि तुम्हारी शादी सिर्फ विजय ऐसी ही होगी। उससे सुंदर सुशील लड़की और कौन हो सकती है? है एक लड़की माँ। कौन है वो लड़की? उसका खानदान क्या है? वो अनाथ है। तुम पुरखों की मान मर्यादा भूलकर एक अनाथ लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो? तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ विजया से। आज जाकर खंडरों में देखा, कितना अजीब सा लगा। एक अनजान खिंचाव सा था। लगा जैसे इस जगह से मेरा कोई गहरा संबंध है। कब मेरे कदम मुझे वहां खींच ले आए पता ही नहीं चला। यूं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पायलों की इतनी साफ आवाज सुनी जैसे कोई मेरे साथ चल रहा था। शायद ये मेरा वहम ही है, पर वो आवाज किसकी थी जिसकी धुन मेरे कानों में अब तक गूंज रही है? कुछ भी हो, इस आवाज का राज पता लगाने के लिए मैं
उस खंडहर में जाता रहूंगा, हमेशा जाता रहूंगा। छोटे सरकार, खाना खा लीजिए, 11 बज चुके हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ ने खाना खा लिया? नहीं, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। माँ, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बहुत दुख दिया मैंने आपको, लेकिन माँ मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं। मैंने इस घर की मर्यादा, इस घर की इज्जत, आपके जज्बात और अजय सिंह अंकल के होने वाले दुख के बारे में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने दिल की बात को दबा दिया, या तो फिर मैं मर जाऊंगा, और अगर जिंदा भी रहा तो एक लाश बनकर। नहीं बेटा, नहीं। माँ, विजया बड़े बाप की बेटी है, उसे तो और कोई भी मिल जाएगा, लेकिन रजनी एक अनाथ है माँ, वो मेरे बगैर जी नहीं सकती, मर जाएगी। कल का छोकरा अपने आप को समझता क्या है? जाने दीजिए पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। क्या मतलब? आप तो जानते हैं पापा, जब से मैं यहाँ आई हूँ गुरुजी मुझे संगीत सीखने शांति निकेतन बुला रहे हैं, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहाँ जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसे कैसे चले जाओगी? हाँ पापा, मैं वहाँ जाकर सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। नहीं, इस बेइज्जती की जहर की कड़वाहट को भूलना नामुमकिन है, और जिनके लिए मैंने खून पसीना एक करके उनके लिए बुरे वक्त में उनका साथ दिया, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये क्या पापा? तुम अंदर जाओ बेटे। जी पापा। महावीर सिंह। जी सरकार। पता लगाओ महावीर सिंह, ऐसी कौन सी लड़की है जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीनी है? आप हुक्म कीजिए सरकार, उस लड़की के हाथ पैर बंधवा के पानी में फेंकवा देंगे। आजकल पानी भी बहुत बह रहा है, लाश कोसों दूर निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। बचाओ! 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 कहाँ जा गया? छोड़ दो मुझे। नहीं। कितना भागेगी? भाग। आओ, ये है हमारा घर। माँ, माँ, माँ। अरे माँ, पैर छू। प्रणाम माँ जी। जीती रहो बेटी। कहाँ छुपा के रखा था इस चांद के टुकड़े को? मुंशी जी, शादी की तैयारियां की जाए, हमें लड़की पसंद है। कल ये शादी नहीं होगी गिरजा जी। डोली उतरने की जगह अर्थियां उठेगी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, एक साथ साथ 3 अर्थियां। तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी, और ये काम तुम लोग करोगे। तुम लोग समझे? समझे सरकार। उस हवेली पे नजर कई साल से डाकुओं की पड़ी हुई है, और कल ऐन वक्त पर जब शादी हो रही होगी, तुम लोग डाकुओं के बेस में जाकर उस हवेली पर हमला करोगे, और लोग यही समझेंगे कि दौलत और जेवरात के चक्कर में डाकू ने उस हवेली पर हमला कर दिया। और ऐसा हमला होना चाहिए, ऐसा हमला होना चाहिए ताकि जितनी भी चीखें हैं मौत की सहनाई में खो जाए, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी।
तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। राम जादव, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो और वहाँ शादी हो गई। हाँ, सरकार, हम आते तो आते कैसे सांपों ने हमारा रास्ता जो रोक लिया था। क्या बकवास करते हो? हाँ सरकार, ये ठीक कह रहा है कि सांपों ने हमें आने नहीं दिया। सरकार, गिरजा कहाँ है? सरकार, उसे सांप ने काट लिया, उसकी लाश वहाँ ऊपर पड़ी है। प्रणाम माँ जी। सौभाग्यवती रहो। न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो भगवान ने बहू और बेटी दोनों की कमी पूरी कर दी है। पुण्य तो मैंने किए थे माँ जी, जो आपकी ममता भरी गोद मिली। रानी माँ, नाश्ता तैयार है। अरे आज तो माँ जी का व्रत है, रात को हाँ। मैंने बादाम भिगोए थे, हाँ। अभी जाके दूध बनाती हूँ। अच्छा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, जरा अपना भी ख्याल रखा कर। तू नहीं जानती बेटी, तू हमारे लिए बहुत अनमोल है। अलख निरंजन। अरे इस वक्त कौन आ गया? अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। तुमसे मिले बगैर जा रहे थे, सोचा मिलके ही जाएं। सब कुशल मंगल है ना? बस आपका आशीर्वाद है महाराज। अलख! क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों? लगता है इस घर में कुछ है। क्या है महाराज? कोई जहरीले सांप की छाया। लेकिन मैंने तो नहीं देखी। अगर आपको ज्ञात हो ही गया है तो आप इसका कोई उपाय भी बताइए। अवश्य बताएंगे। हम फिर किसी दिन आएंगे और उस सांप को यहां से निकाल के ले जाएंगे। जी। चलो। अलख निरंजन। बाबा, आज्ञा हो तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी की जाए। नहीं, हमें अभी यहां रुकना ही होगा। हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि जिस चीज की खोज में हम भटक रहे हैं वो हमें यहीं प्राप्त होगी। दिल छोटा मत कीजिए पापा। आप यूं समझ लीजिए कि आपकी बेटी की पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। बिना माँ बाप बने ऐसी बातें नहीं समझी जाती है बेटी। जिस माँ बाप ने बेटी को डोली में बिठाने के सपने देखे हो और वो उसे किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकते। नहीं पापा, शांति निकेतन में नौकरी करना तो सिर्फ एक बहाना है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे संगीत से कितना प्यार है। पापा, अब मैं चलती हूँ। बेटी, जिन लोगों ने तुम्हें खून के आंसू दिए, अगर मैंने भी उन्हें खून के आंसू न रुलाए तो मेरा नाम भी अजय सिंह नहीं। ठाकुर साहब, ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागजात। इन पर दस्तखत कीजिए और राजू को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का वारिस बना दीजिए। जी नहीं,
मैं इन कागजातों पर हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। लेकिन अंकल, आपने अचानक मना कैसे कर दिया? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई अंकल। शादी, ब्याह, जमीन, जायदाद दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जिस चीज पर मेरा हक है उसे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर इस पर तुम्हारा हक है तो तुम हासिल करके बताओ, क्योंकि इस वक्त भी बाजी मेरे हाथ में है। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। देखिए, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। आप इतना बताइए कि इन कागजों पर आप दस्तखत कर रहे हैं या नहीं? जी नहीं, हरगिज नहीं। हाँ। बाजी तो वाकई अजय सिंह के हाथ में है। अगर तुम्हें जायदाद चाहिए तो सबसे पहले उसकी दस्तखत वाली फाइल लानी होगी। ठीक है। आलोक, निरंजन। प्रणाम महाराज। महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। पहले जिस काम के लिए हम आए हैं हम उसे पूरा करेंगे। पूजा के लिए तैयार हो जाओ। माँ, ये सब क्या हो रहा? कौन है ये लोग? राजू बेटा, ये बहुत ही पहुंचे हुए महाराज हैं। इनके पैर छुओ। माई, ये आपका बेटा है? जी महाराज। और वो लड़की? वो मेरी बहू है। सर्वनाश! क्या मतलब? ये लड़की इस घर के लायक नहीं, अशुभ है। क्या आप बकवास कर रहे हो? निकल जाओ इस घर से। दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। राजू, ये क्या बदतमीजी है? महाराज, इसे माफ कर दीजिए। माँ, जमाना पता नहीं कहां से कहां निकल चुका है और तुम इन ढोंगियों के चक्कर में पड़ी हुई हो। ठीक है बच्चे, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तुम आओगे हमारे पास। चलो। महाराज रुकिए। रुको माँ। शर्म नहीं आती तुझे? इतने बड़े महाराज की तूने बेइज्जती कर दी। माँ, तुम्हें इस ढोंगी की इज्जत की फिक्र है? यहाँ अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। जानती हैं आप, अजय सिंह ने उस कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया, और जो जरूरी पेपर मैंने फाइल में रखी थी वो तुम लोगों ने कहीं गुम कर दी। ये माँ भी बड़ी अजीब है, न जाने कैसे कैसे लोगों को बुला लेती है। रजनी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा तबीयत खराब थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर तुम क्यों परेशान हो?
ये सारे घर के लोग बड़े अजीब हैं। एक फाइल थी, उसमें कुछ जरूरी पेपर थे, बिजनेस के कागजात थे, न जाने कहाँ गुम कर दी। ऑफिस में तलाश किया, सुबह से सारी हवेली ढूंढ मारी, लेकिन नहीं मिली। वो फाइल आपको ऑफिस में ही मिलेगी। ये तुम कैसे कह सकती? मेरा मतलब ये है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने सारी चीजें अपने हाथों से ही रखी हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी, आप ऑफिस में ही देखिए। अरे बाबा, अभी भी मैं वहीं से ढूंढ के आ रहा हूँ। मेरे नहीं है। कहने पे एक बार फिर से जाके देख लीजिए। तुम्हारे कहने पे देख लो हैं? जाइए ना। ओके ओके। अरे ये तो वही फाइल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन ठाकुर साहब, राजू को फाइल मिल गई। क्या? इसका मतलब वो फाइल वकील तक पहुंच गई? नहीं, वो फाइल वकील तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें राजू का खून क्यों न करना पड़े। ये नहीं हो सकता, मुझे इन्हें बाहर जाने से रुकना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज तुम बाहर नहीं जाओ। क्यों? तुम्हें तो मालूम है कि आज वकील के साथ बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। वो कल भी तो हो सकती है। लेकिन इस फाइल को आज पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो मुंशी जी को भेज दीजिए। ये मुंशी जी के बस की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारे काम मेरी आंखों के सामने। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम सारा दिन मेरे साथ रहो। ओहो, तो ये बात है। हाँ, ये बात है। ऐसी भी क्या बेताबी है? शाम तक तो मैं लौट ही आऊंगा। शाम किसने देखी है? मैं मर जाऊंगी तो भी तुम चले जाओगे क्या? रजनी, मोहब्बत के वक्त मोहब्बत और काम के वक्त काम। मोहब्बत करने के लिए काम की पाबंदी नहीं होती। अरे इतनी क्यों बेताब हो रही हो? मैं शाम तक तो लौट ही आऊंगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इसमें रूठने वाली कौन सी बात है? अरे मैं शाम तक तो लौट ही आऊंगा। ठीक है? हमारा ध्यान भंग हो गया है। हमारे नागराज को किसी ने मार डाला। मैंने ही तुम्हारे नाक को मारा है भैरवनाथ। तो तेरी ये हिम्मत, तू ये बताने के लिए हमारे डेरे तक आई? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर मेरे पति की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, काट डालूंगी उन आंखों को जो मेरे सुहाग की तरफ उठेंगे। मगर तू ये मत भूल, तू एक मामूली सी नागिन है। तुझे शायद हमारी तपस्या का अंदाजा नहीं होगा। अच्छी तरह है। मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी कि तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, विद्वान हो, मगर आज पता चला कि तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी शक्ति से भी बड़ी एक और शक्ति है। वो है पतिव्रता, जो यमराज के सिंहासन को भी हिला सकती है। पतिव्रता? और तू? हाँ, मैं अब उस घर की बहू हूँ। बहू? खानदान? तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। हम उसी खानदान के सामने तुझे असली रूप में लाकर पिटारे बंद करके ले जाएंगे। अगर तुमने मेरे पति या उसके खानदान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जब तुम मेरे साथ में हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुम देवी हो, अंतर्यामी हो। तुम्हें अगले पिछले हर पल की खबर रहती है। ठीक है, अगर मैं देवी हूँ तो तुम मेरे देवता हो। मेरी शक्ति, मेरी भक्ति सब तुम ही तो हो। बात को टालने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी दैवी शक्ति को महसूस किया है। अब देखो ना, जिस फाइल को ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था, तुम्हारे कहने पे जब मैं दोबारा ऑफिस गया तो फाइल मुझे ऐसे मिली जैसे बरसों से वहीं पड़ी हो। और आज मुझे तुमने बाहर जाने से रोका था। जो हुआ उसे भूल जाओ। याद है रजनी, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि हमारा संबंध तो बरसों पुराना है। और आज मुझे ऐसा लगा कि हमारा संबंध तो वाकई जन्मों जन्मांतर का है। अरे ये क्या कर रहे हो? लो, उस दिन तो घर से जाने के लिए मना कर रही थी और आज सामने हूं तो दूर दूर भाग रही हो। ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। योगीराज, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। राजू बच्चा है, ना समझ है। आपने हमारे खानदान पर कितने एहसान किए, वो इन सब बातों से अनजान है, बेखबर है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या मतलब? ये बहू कहाँ से उठा लाई? उठा लाई? नहीं महाराज, उसे ब्याह के लाई हूँ। उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई सगे संबंधी कोई है? वो अनाथ है बेचारी, उसका कोई नहीं। उसका कुल, वंश, इसके बारे में कुछ जानती हो? नहीं महाराज, नहीं, मैं नहीं जानती। जान भी कैसे सकती हो? मैं समझी नहीं योगीराज। समझोगी कैसे? वो औरत नहीं, एक नागिन है। मेरी बहू नागिन? ये कैसे हो सकता है महाराज? हो क्यों नहीं सकता? वो एक इच्छाधारी नागिन है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी कारण तुम्हारे घर आके बहू बन के बैठी है। इच्छाधारी नागिन? हाँ, इच्छाधारी सांप बहुत दुर्लभ होता है। बरसों की तपस्या के बाद उसमें इतनी शक्ति आती है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। तुम्हारी बहू भी ऐसी एक इच्छाधारी नागिन है। मेरी बहू नागिन? नहीं, मैं नहीं मानती। तुम मानोगी, जरूर मानोगी, लेकिन स्वयं अपनी आंखों से देखने के बाद अपनी बहू पर नजर रखो। 24 घंटे में एक बार वो अपने असली रूप में जरूर आती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू नागिन नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, नहीं। मालकिन, मालकिन क्या हुआ मालकिन?
क्या हुआ माँ? बेटा, बहू कमरे में नहीं है। चलो उठो, उठो। देखो माँ, रजनी तो सो रही है। क्या हो गया आपको? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। माँ, आप सो जाइए, मैं आपको सुला देता हूँ। हाँ? मैं लाइट चालू करके जाता हूँ, ठीक है? डरो, बैठो। हाँ। हाँ। आज आपने वो सब कुछ देख लिया माँ जी जो आपको नहीं देखना चाहिए था, और जो कुछ भी देखा है वो सच है। यही मेरा असली रूप है। लेकिन आप डरिए मत माँ जी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मेरा भेद जान लिया। फिर भी मैं अपने पति की चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस हवेली की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर कभी इस हवेली का बुरा हुआ तो उस तांत्रिक के हाथों ही होगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि उस तांत्रिक से मत मिलिएगा। अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर आप मुझसे मत कहिएगा। योगीराज, आपने सच कहा था कि वो एक नागिन है। मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा। मुझे उस नागिन से बचा लीजिए योगीराज। हम तो उसी दिन उसे असली रूप में लाकर पिटारे में बंद करके ले जाते, लेकिन आपका बेटा। नहीं, मैं उसे दूर भेज दूंगी। वो कभी नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उसके वश में है। मैं कुछ भी करूंगी, उसे घर से दूर भेज दूंगी। तो ठीक है, नाग पंचमी के दिन हम तुम्हारे घर आएंगे और नाग देवता की पूजा करेंगे और उसे असली रूप में लाकर पिटारे में बंद करके ले जाएंगे। माँ जी, मैंने आपको तांत्रिक से मिलने से मना किया था ना? मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? पाँव छूकर आप मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हैं? पाँव तो मुझे आपके छूने चाहिए। तू मेरे बेटे को छोड़ दे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मेरे पति हैं। लेकिन वो एक जीता जागता इंसान है और तू। आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आइए माँ जी, इस मंदिर को पहचानती हैं आप? हाँ, ये हमारे कुलदेवता का मंदिर है। इन्हीं के प्रताप से तो राजू पैदा हुआ था। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि राजू के 6वें जन्मदिन पर आप यहाँ पूजा कराने आई थी। हाँ, मुझे सब कुछ याद है।
मालकिन मालकिन, छोटे मालिक को सांप ने काट लिया है। अलग निरंजन, क्या हुआ भाई? महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे सांप ने काट लिया है। डरिए मत, हम देखते हैं। आप जरा पीछे। मणिधारी साहब है। राजू, मेरा बेटा, बेटा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो आपका बेटा मिल गया माँ जी, लेकिन उसे बचाने में मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ये कोई नहीं जानता। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी? वो कैसे? आपका बेटा तो मर चुका था माँ जी, लेकिन उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से मेरे नाक की जान निकालकर आपके बेटे में डाल दी। और तब से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि किसी ना किसी दिन आपका बेटा यहाँ आएगा, मैं उसे काटूंगी और मेरा नाक फिर जिंदा हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस रूप में कभी नहीं आऊंगी, मगर आप उस तांत्रिक से कभी मत मिलिएगा। अगर हमारे घर का कभी सर्वनाश हुआ तो उस तांत्रिक के हाथों ही होगा। क्या बात है माँ? नौकरानी कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटा, बस जरा यूं ही थकान हो गई थी। रजनी कहाँ है? मंदिर गई है, आज नागपंचमी है ना। अरे माँ, उसे फौरन बुलाओ, उसे तो आपके पास होना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे हाँ, याद आया, परसों तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है और पूजा के लिए गंगा जल चाहिए। वो बेटा, रीति के अनुसार तो बेटा ही गंगा जल लाता है ना। अरे माँ, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आने जाने में 24 घंटे लग जाएंगे। मेरे ख्याल से माँ, ये गंगा जल में और नल के जल में फर्क ही क्या है? जब से तू विलायत से लौटा है ना, अपने घर के रीति रिवाज और परंपरा को ही भूल गया है। माँ, मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। अगर आप चाहती कि मैं गंगा जल लेके आऊं तो मैं ही लेके आऊंगा, मगर कम से कम रजनी को तो आने दीजिए। नहीं नहीं, तू जा, रजनी को मैं बता दूंगी, तू गंगा जल लेकर आ। ठीक है। अच्छा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आइए महाराज, आइए। आयुष्मान भव। कुछ समय के लिए आप लोग बाहर जाइए। जी महाराज। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, किसी की साया भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए।
जी। पूजा की तैयारी करो।
छोड़ दो मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरा बिगाड़ भी क्या सकती है, लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? जानती है, आज से 18 साल पहले तेरे नाग ने इसी जगह पे एक बच्चे को डसा था और मैंने तंत्र विद्या से उसे बचाया था। जानती हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने अपने मंत्रों की शक्ति से मेरे नाग की जान निकालकर उस बच्चे में डाल दी थी। लेकिन तू ये नहीं जानती होगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाग एक मणिधारी नाग था। मुझे उस मणि का पता चाहिए जो तुम्हारे नाग ने उस बच्चे को डसने से पहले कहीं छुपा दी थी। तुम उस मणि का क्या करोगे? मैं उसे पाकर संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊंगा। उसके बाद दुनिया मेरी मुट्ठी में। लेकिन वो मणि तेरी किस्मत में नहीं है भैरवनाथ। तू एक मामूली सी नागिन है, मेरी किस्मत के बारे में क्या जान सकती है? मैंने 40 साल तपस्या की है और ऐसी शक्ति प्राप्त की है, मैं जिसे चाहूं अपने वश में कर सकता हूं। मुझे अपने वश में करने का सपना भूल जाओ भैरवनाथ, क्योंकि उस वक्त मेरे पति ने आकर तुम्हारी पूजा भंग कर दी थी और तेरे इरादे पर पानी फेर दिया था। अगर तूने मुझे उस मणि का पता नहीं बताया तो मैं तेरे पति को मार डालूंगा। उसके मरते ही तेरा नाग जिंदा हो जाएगा और फिर मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो मुझे उस मणि तक लेकर जाए। भैरवनाथ, तू चांडाल है, नीच है, धोखेबाज है। साधु के रूप में तू दुनिया को धोखा दे रहा है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले भैरवनाथ, अगर तूने मेरे पति की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तू अपने पति की जान बचाना चाहती है तो मुझे मणि का पता बता दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और इस राज को राज ही रखूंगा कि तू एक औरत नहीं, एक मामूली नागिन है। तू सारी दुनिया को बता दे, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मणि मिलने के बाद तू हजारों लोगों की जानें लेगा। उन लोगों की जानें बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बलि भी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन मणि का पता मैं तुझे हरगिज नहीं बताऊंगी। तुझे बताना ही पड़ेगा। औरत पे हाथ उठाता तो पाखंडी।
मैंने माँ जी को वचन दिया था कि हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन अब वो घड़ी आ पहुंची है। इस खानदान के आखिरी चिराग को बचाने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ये क्या क्या तूने मणि पाने का आखिरी रास्ता बंद कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसे बचाना होगा। भैरवनाथ, ये जड़ी बूटी खा लो भैरवनाथ। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जानते हुए कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति को मारने की मैं कोशिश कर रहा था, तभी तुम मुझे बचाना चाहती हो। वो तुम नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा लालच था। लेकिन मैं उस मानव को बचाना चाहती हूँ जो कि बहुत बड़ा विद्वान है। पत्ते खा लो भैरवनाथ। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो और अपनी तपस्या की शक्ति से लोगों के दुख दर्द दूर करो। पत्ते खा लो भैरवनाथ। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने ठीक ही कहा था कि मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। मुझे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं उसी के काबिल हूँ। हे प्रभु, मेरी 40 साल की तपस्या का कुछ फल मुझे देना चाहते हो तो मैं यही चाहूंगा कि रजनी को नाग योनि से मुक्ति देकर इंसानों के बीच में रहकर अपने पति की सेवा करने का मौका दो। यही मेरी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद भी। जय भोले।